ये रहस्य सामान्य दिन से शुरू हुए, फिर उत्तरों की तलाश में बदल गए जब हम बेताबी से लापता लोगों के आखिरी कदमों का पता लगाने लगे। नंबर 10, जेनिफर ली विल्सन, जिन्हें उनके करीबी लोग प्यार से सिडनी कहते थे, 2002 में डर्बी कैंसस में एक महिला रूममेट के साथ रह रही थी। दोनों एक साथ जेंटलमैन क्लब जेजेबल्स में काम करती थी, जहां वे सहकर्मी और रूममेट के रूप में अपनी आजीविका चला रही थी। उनका कार्यस्थल विचिटा, कंसास में था, जहां एक विवाद और गायब होने की घटना ने दोस्तों व परिवार को चौंका दिया। ये 1 सितंबर 2002 की शाम थी, जब 29 वर्षीय महिला अपना काम खत्म कर रही थी। शिफ्ट खत्म होने के बाद उनकी और रूममेट की बहस तेजी से बढ़ी, जिससे घटनाओं की वह कड़ी शुरू हुई जिसने जेनिफर के गायब होने की नींव रखी। दोनों एक साथ घर लौटे, जहां उनकी लड़ाई जारी रही और उनके बीच की तनाव और अब भी अनसुलझा विवाद ऑफिस से उनके अपार्टमेंट तक उनके साथ चला आया। यहीं पर डर्बी कॉन्सस के 143वां स्ट्रीट ईस्ट और 63वां स्ट्रीट साउथ के आसपास जेनिफर को आखिरी बार देखा गया था। रूममेट ने उसे आखिरी बार देखा। इसके बाद वो रात में अचानक अपार्टमेंट छोड़ गई। उस रात बाद में वो वापस आई, लेकिन उसने देखा कि जेनिफर वहां नहीं थी। हालांकि उसकी सारी चीजें वहीं पर थी, बिना छेड़े हुए और इंतजार करती हुई, जैसे वह किसी भी पल वापस आ सकती है। जेनिफर की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, जिससे जांच शुरू हुई और कई विरोधाभासी कहानियां सामने आईं। कथित तौर पर जेनिफर की रूममेट ने जो हुआ उसके बारे में कई अलग अलग बयान दिए थे। उसने कहा कि जेनिफर कैंसस सिटी में जाकर बस गई है और बैंक से पैसे निकाल रही है। सिडनी को लेकर भी 2 कहानियां थीं। जांचकर्ताओं द्वारा इन दावों में से किसी की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। रूममेट को संदिग्ध नहीं बताया गया है। अधिकारियों को आशंका है कि उसके लापता होने में किसी आपराधिक कृत्य का हाथ था। जेनिफर एक कोकेशियन महिला है, जिनके लाल या लाल भूरे बाल और नीली आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 9 इंच के बीच है। लापता होते समय उनका वजन करीब 125 पाउंड था। जेनिफर के शरीर पर कई निशान हैं, जैसे कमर के पास, पीठ पर, ठुड्डी के नीचे और तिल हटाने से पीठ पर। वह कॉन्टेक्ट लेंस पहनती है और उनके जूते का साइज 7.5 है। जेनिफर के बारे में जाना जाता है कि वो अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने की अंगूठी और दाएं हाथ की अनामिका में दूसरी अंगूठी पहनती है। ये स्पष्ट नहीं है कि वह लापता होते समय क्या पहने थी। हालांकि वह आमतौर पर स्वेट शर्ट और बेसबॉल कैप पहनती थी। इस लापता व्यक्ति के मामले से संबंधित जानकारी सेजविक काउंटी शेरिफ कार्यालय को 3166605300 पर दी जा सकती है। गुमनाम सूचना ऑनलाइन FBI को भी दी जा सकती है। एजेंसी का केस नंबर 04S के रूप में सूचीबद्ध है। 327 नंबर 9। डैनियल हैरोल्ड म्यूचलर किशोरावस्था में ही युद्ध में गए थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिकी मरीन में भर्ती होकर वियतनाम युद्ध में मोर्चे पर सेवा की। इतनी कम उम्र में युद्ध का सामना करने का अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 में मिशिगन के सैगिनॉ लौटने के बाद डैनियल ने युद्ध की भयावहताएं विस्तार से बताईं। परिवार ने कहा कि वे फिर पहले जैसे नहीं रहे। मिशिगन के अल्जेरी में क्रिसमस पर उन्होंने अलविदा कहा, बिना जाने कि यह आखिरी बार हो सकता है। 31 वर्षीय डैनियल, जिन्हें स्पाइडरमैन कहा जाता था, के लिए परिवार से संपर्क टूटना आम था। वे जानते थे कि वह मानसिक रूप से परेशान था और अक्सर अकेला रहता था। हालांकि फरवरी 1982 में उन्हें पता चला कि डैनियल ने अपनी विकलांगता चेक नहीं ली है और वे तुरंत चिंतित हो गए। वह अपनी जीविका के लिए इस चेक पर निर्भर था और माना जाता है कि उस समय यही उसकी एकमात्र आय थी। उसके परिवार ने तुरंत उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई, लेकिन उस पूर्व सैनिक की गुमशुदगी की जांच से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। डैनियल की गुमशुदगी 1 फरवरी 1982 को दर्ज हुई, लेकिन अंतिम संपर्क की सही तारीख पता नहीं है। उसके प्रियजनों के अनुसार, खासकर उसकी बहन शार्लेट हार्डी के मुताबिक, डैनियल मजाकिया, मिलनसार, देखभाल करने वाला और प्यार करने वाला था, लेकिन युद्ध में उसकी ये सारी खूबियां खत्म हो गई थीं। परिवार ने सैगिनॉ में हर जगह तलाश की, पर लापता व्यक्ति का पता नहीं चला।
डैनियल ने कोई सुराग, नोट या स्पष्टीकरण नहीं छोड़ा। कई सवाल अधूरे रह गए। लापता होने पर डैनियल के लंबे लाल भूरे बाल, घनी दाढ़ी, भूरी आंखें थी। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच और वजन करीब 200 पाउंड था। उनके दाहिने हाथ पर एक टैटू है जिस पर मरीन कॉर्प्स नंबर 2,40,376 लिखा है। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी सागिनो पुलिस विभाग को 989, 759, 1,255 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 262-382 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 8। 16 साल की उम्र में जूडिथ रामोना वालोज ने ब्रॉन्क्स में परिवार का घर छोड़कर एजवाटर, न्यू जर्सी चली गई। कम उम्र में ही उन्होंने नए माहौल में खुद को ढालकर खर्च चलाने के लिए काम किया। उन्होंने मैनहट्टन के वेस्ट साइड में काम किया और जिम्मेदारियों के लिए न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के बीच नियमित यात्रा की। 3 साल बाद 1993 में 19 साल की उम्र में उन्होंने रिवर रोड के एक घर में रहते हुए बेटी को जन्म दिया। इसी साल जूडिथ एक रहस्यमय मामले का विषय बनी जिसने पूरे समुदाय को चिंतित कर दिया। 1993 में जो घटनाएं घटी उन्होंने उनकी जिंदगी और उनके आसपास के लोगों की जिंदगी को बदल दिया। उसी साल वह युवा मां गायब हो गई। उन्हें अंतिम बार 3 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क मैनहट्टन की 30वीं स्ट्रीट और 10वीं 11वीं एवेन्यू के बीच देखा गया था। वह कभी घर नहीं लौटी और किसी से संपर्क भी नहीं किया। तब से उनका कोई पता नहीं चला। सुराग न मिलने से मामला ठंडा पड़ गया और कुछ समय बाद जूडिथ का नाम बाकी मामलों में गुम हो गया। 2022 में जब गिलगो बीच होमिसाइड टास्क फोर्स ने जूडिथ की प्रोफाइल नाम नामस डेटाबेस में डाली तो मामला फिर से खुला। ये फैसला तब हुआ जब जांच में पता चला कि रेक्स हॉयरमिन गिलगो बीच मामले में 3 महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार ने अपने कई शिकारों से न्यूयॉर्क सिटी में मुलाकात की थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि वे मानते हैं कि वह इस अपराध की शिकार थी और न ही जूडिथ की गुमशुदगी में किसी संदिग्ध या रुचि रखने वाले व्यक्ति का नाम लिया गया है। उनके मामले से जुड़ी परिस्थितियां अब भी अज्ञात है और इसे संकटग्रस्त और लापता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जूडिथ वेलोस को एक हिस्पैनिक महिला के रूप में वर्णित किया गया है जिनके बाल प्राकृतिक रूप से भूरे और आंखें हेजल रंग की है। गुमशुदगी के समय उनके बाल ब्लीच कर सुनहरे थे। उनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच और वजन लगभग 110 पाउंड था। कहा जाता है कि उनकी दाहिनी जांघ पर एक टैटू है जिसमें महिला लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ी है। गुमशुदगी के वक्त वह एरिस जोन्स नाम का उपनाम लेती थी। जूडिथ इस साल 52 की हो जाती। प्रियजनों ने रिमेम्बरिंग जूडिथ रामोना वालोज नाम से फेसबुक ग्रुप बनाया है जहां लापता महिला की जानकारी साझा होती है। विवरण में उन्हें एक प्यारी बहन और एक प्यारी मां के रूप में बताया गया है जिनकी पहचान उनके परिवार के प्रति उनके प्यार से थी। वो कभी भी अपने परिवार या अपनी बहुत प्यारी बेटी को यूं ही छोड़कर नहीं जाती। जांचकर्ता अनुरोध करते हैं कि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोग न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ट्रूप एल मुख्यालय 631 756 3300 पर संपर्क करें। जूडस की जानकारी 2 नेटवर्क में जोड़ी गई है। नंबर 7। उनके प्रियजनों के मुताबिक ब्रूस मैक्स विलेलो अपने पहनावे और लुक को लेकर बहुत खास थे। वह हमेशा सबसे अच्छा दिखना चाहते थे और सही छाप छोड़ना चाहते थे। सार्वजनिक जगहों पर खुद को अच्छे से पेश करने का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें कुक और बारटेंडर दोनों के रूप में अनुभव है जिससे उन्हें कई अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। खाली समय में उन्हें बिंगो खेलना पसंद है जो अब उनका शौक है। ब्रूस को घूमना और नई जगह देखना पसंद था, इसलिए वो कभी एक जगह ज्यादा नहीं रुके। वह अमेरिका और कनाडा के बीच आते जाते रहते, रास्ते में दोस्त बनाते और हर जगह अपने संबंध बनाए रखते थे। ब्रूस को नए लोगों से मिलना और समुदायों को जानना पसंद था, इसलिए यह जीवन शैली उनके अनुकूल थी। हर बार जगह बदलने पर उन्हें दोस्तों को छोड़ना पड़ता, लेकिन वे नए अनुभवों और दोस्तियों के लिए तैयार रहते थे। ब्रूस हमेशा संपर्क में रहते थे। ऐसा ही चलता रहा जब तक 5 फरवरी 1991 नहीं आया। 30 वर्षीय व्यक्ति को उसी दिन रात 1:15 बजे न्यूयॉर्क के एल्मायरा हाइट्स में शेरिडन एवेन्यू और 14वीं स्ट्रीट चौराहे के पास आखिरी बार देखा गया। तब से किसी ने भी उसे न तो देखा है और न ही उसकी कोई खबर सुनी है।
ब्रूस के बारे में कहा गया कि वो गायब होने से पहले न्यूयॉर्क के बिग फ्लैट्स में रह रहा था। वह इलाके में बिंगो खेलता और अक्सर बार व क्लबों में जाता था। जब वो लापता हुआ तो ब्रूस अपनी सारी निजी चीजें पीछे छोड़ गया था। उसके पास कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं थे और उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे। उसके पास कोई भी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी चीजें होने की जानकारी नहीं थी। ब्रूस के करीबी लोगों को उसका अतिरिक्त कपड़े न ले जाना अजीब लगा। वह कभी भी कुछ भी पहन नहीं लेते थे। वह अपने पहनावे को लेकर बहुत खास थे, इसलिए उनके लिए अपने कपड़े पीछे छोड़ देना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। ब्रूस मैक्स विलोज एक काकेशियन पुरुष हैं जिनके भूरे बाल और हरी आंखें हैं। जब वह लापता हुए थे उस समय उनकी लंबाई 6 फीट 1 इंच थी और वजन लगभग 150 पाउंड था। उस समय उनके बाल छोटे कटे हुए थे। आज वह लापता व्यक्ति 65 साल का होता। उनका मामला अभी भी चालू है। अधिकारी उस सुराग का इंतजार कर रहे हैं जो इस दशकों पुराने रहस्य को सुलझाएगा। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ट्रूप ई मुख्यालय को 58-539-841-00 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर EHOR 91195 के रूप में सूचीबद्ध है। इसके अलावा सूचना देने वाले लोग न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस से 60-773-987-96 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 6, 54 वर्षीय जेरी फ्रांसिस येल पहले हॉपकिंस मोंटाना की निवासी थी और 1994 में वह ओक्लाहोमा सिटी ओक्लाहोमा में रह रही थी। उनकी निजी जिंदगी या इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी कहानी 14 सितंबर 1994 को ओक्लाहोमा सिटी से अर्डमोर ओक्लाहोमा आंटी से मिलने जाने से शुरू होती है। आंटी से मिलते वक्त जेरी ने बताया कि वह लोन ग्रो में स्टोरेज सुविधा व्यवस्थित करना चाहती है। वह अपनी आंटी के घर से निकली, स्टोरेज सुविधा की ओर गई और फिर तय किया कि वह अपनी एक दोस्त से मिलेंगी जो अर्डमोर में ही रहती थी। उन्होंने अपनी दोस्त को बताया कि वह लोन ग्रो में स्टोरेज यूनिट में कुछ चीजें व्यवस्थित करने के लिए वापस जाने की योजना बना रही है। इसके बाद वह घर लौटने की योजना बना रही थी। हालांकि जेरी कभी घर वापस नहीं लौट पाई। उस दिन अपनी दोस्त के घर से निकलने के बाद से किसी ने उन्हें देखा या उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के कई दिन बाद महिला का वाहन मिला। वह अपनी सफेद 1989 लिंकन मार्क 6 चलाती थी जो आर्डमोर के नॉर्थ कॉमर्स स्ट्रीट के वॉलमार्ट पार्किंग में लावारिस मिली। वाहन और उसके मिलने की जगह से जेरी के ठिकाने का कोई और सुराग नहीं मिला। वाहन में या पास किसी आपराधिक साजिश के कोई संकेत नहीं मिले, जिससे जांचकर्ता और परिवार और उलझन में पड़ गए। सुरागों की कमी के कारण मामले में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची और जल्द ही इसे बाकी ठंडे बस्ते वाले मामलों के साथ दर्ज कर दिया गया, एक छोटी सी जानकारी का इंतजार करते हुए जो जांचकर्ताओं को फिर से इस मामले तक ले आए। उसके परिवार और चाहने वाले जवाबों की उम्मीद करते रहे, पर समय के साथ स्थिति और कठिन हो गई। लापता महिला को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके भूरे बाल और हरी आंखें थीं। उसकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है और वजन लगभग 115 पाउंड है। उसके दोनों कान छिदे हुए हैं। ये विवरण अधिकारियों व जनता को इसलिए दिए गए ताकि कोई उसे पहचान सके या उसे कहीं देखा हो। जेरी येल को आखिरी बार सफेद आधी बाजू की टी शर्ट में देखा गया था, जिसमें शायद डॉक्टर पेपर का लोगो था। उस टी शर्ट के साथ नीली जीन्स, हीरे की अंगूठी और घड़ी पहनी थी। वह और भी कई बड़ी अंगूठियां पहनती थी, लेकिन गुमशुदगी के दिन पहनी थी या नहीं पता नहीं। उनके ठिकाने के बारे में सूचना आर्डमोर पुलिस विभाग को 580-223-1212 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 94030259 है। उनका मामला आज भी अनसुलझा है। जेरी जब लापता हुई तब उनकी उम्र 54 साल थी और आज वे 86 साल की होती। नंबर 5, 1995 में रोरी नील शूमेकर ने खुद को और अपनी मां को मोंटाना ले जाने की योजना बनाई थी। उनकी योजना थी कि वे एवर्ट, वॉशिंगटन से कई घंटे दूर जाकर बेहतर जिंदगी तलाशे। एवर्ट छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था जानी पहचानी जगह छोड़कर नई शुरुआत करना। उस साल 1 सितंबर तक 34 वर्षीय व्यक्ति सामान पैक कर इस बदलाव के लिए तैयार था।
उसने अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर ली थी और अपने और अपनी माँ के लिए सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए थे। लेकिन उसने जाने से पहले अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए एक रात और रुकने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। उस दिन उसे आखिरी बार एवरेट में अपने माता पिता के घर से दोस्तों से मिलने जाते देखा गया था। वह उनके साथ आखिरी याद बनाना चाहता था, नए राज्य में जिंदगी शुरू करने से पहले। पर उसी रात वह आखिरी बार दिखा। उन्होंने माउंट बेकर स्नोक्वाल्मी नेशनल फॉरेस्ट के रेड ब्रिज कैंपग्राउंड पर मिलने का प्लान बनाया था। वो अपनी सफेद 2 दरवाजे वाली 1969 डैटसन 210 में चढ़ा, जिसकी वॉशिंगटन नंबर प्लेट 205 AKX थी। उस वाहन में कुछ नुकसान था, जिसमें बाएं सामने वाले पैनल में एक डेंट और विंडशील्ड में मकड़ी के जाले जैसी दरार शामिल थी। सीटों में से एक पर काले और सफेद रंग का चेकर्ड पैटर्न था। उसके दोस्त आ गए, पर दिन के अंत तक समूह में एक कम था। रोरी कैंपिंग एरिया नहीं आया और तब से उसका कोई पता नहीं चला। ना रोरी का, ना उसकी डैटसन कार का कभी पता चला। परिजनों के अनुसार उसका अचानक गायब होना उसके स्वभाव के खिलाफ है। यहां तक कि अगर वह लंबी यात्राओं पर भी जाता था तो भी वह हमेशा अपने परिवार से संपर्क करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। रोरी को एक कोकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके बाल भूरे और आंखें हरी हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच और वजन करीब 240 पाउंड है। उसे आखिरी बार ग्रे आधी बांह की शर्ट, नीली जीन्स, काले टेनिस जूते और लाल बेसबॉल कैप में देखा गया था। उसकी लोकेशन या उसके गायब होने की परिस्थितियों से जुड़ी कोई भी जानकारी स्नोहोमिश काउंटी शेरिफ के कार्यालय को 4253-83839 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 9515757 के रूप में दर्ज है। नंबर 4, 1998 में विटनी पैट्रिस रेडिक अपनी रूममेट के साथ स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में थी। तब वो हैरी नॉर्मल रियल्टर्स बकहेड में ऑफिस असिस्टेंट थीं। वह अभिनेत्री बनना चाहती थी। प्रियजन उन्हें भरोसेमंद और जिम्मेदार बताते हैं, जो बिना बताए कभी नहीं जाती। फिर भी यही कुछ अप्रैल 1998 के अंत में हुआ। 19 अप्रैल को 26 वर्षीय वह गाड़ी चला रही थी, तभी उनका गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिससे गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई। एम्बुलेंस आई, लेकिन विटनी ने मदद लेने से मना कर दिया। माना जाता है कि उन्हें सिर में चोट लगी थी। घटना के बाद उन्होंने पिता से बात की, जिन्होंने कहा उनकी आवाज भ्रमित लग रही थी। 3 दिन बाद विटनी गायब हो गई। 22 अप्रैल रात 9 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड के घर यंग रोड, लिथुआनिया, जॉर्जिया के हाई पॉइंट अपार्टमेंट पहुंची। वह उनसे करीब 30 मिनट मिली और रात 9:30 बजे वहां से संभवतः घर लौटने के लिए निकली। बॉयफ्रेंड के मुताबिक दोनों ने अलविदा कहा और वो चली गई। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण विटनी एंटरप्राइज से किराए की गाड़ी चला रही थी। ये एक लेवेंडर ग्रे 1997 की 4 दरवाजों वाली जियोप्रिज्म थी, जिसका जॉर्जिया नंबर प्लेट 345 HZE था। आगे के दिनों में वो युवती न तो काम पर गई, न ही परिवार से संपर्क किया। विटनी का अचानक संवादहीन होना हैरान करने वाला था, क्योंकि वह भरोसेमंद और जिम्मेदार मानी जाती थी। वह हमेशा अपनों से जुड़ी रहती और बिना कारण काम नहीं छोड़ती थी। विटनी के लापता होने की आधिकारिक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई, जिससे तुरंत जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने तुरंत तलाश शुरू कर करीबी लोगों से बयान लिए और विटनी की आखिरी गतिविधियां जोड़ने का प्रयास किया। इसी जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि विटनी कुछ दिन पहले एक कार दुर्घटना में शामिल हुई थी। उसने चिकित्सकीय सहायता लेने से इनकार कर दिया था और उसके पिता को लगता था कि उसे सिर में चोट लगी है और वह बातचीत में भ्रमित लग रही थी। अधिकारियों को चिंता थी कि विटनी शायद भ्रमित हो गई हो और बिना चिन्हित सीमाओं में प्रवेश कर गई हो। जांच के दौरान किसी आपराधिक संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में किसी व्यक्ति को जांच के दायरे में या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। न तो विटनी और न ही जियोप्रिज्म को कभी भी ढूंढा जा सका है। वह एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला है, जिनके काले बाल और भूरी आंखें हैं।
वह 5 फीट 2 इंच लंबी हैं और लापता होते समय उनका वजन 120 पाउंड था। लापता होने के वक्त उनके कपड़ों की जानकारी नहीं है। उनकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी या उनके ठिकाने के बारे में कोई भी सूचना डिकैब काउंटी पुलिस विभाग को 770, 724, 7710 पर दी जा सकती है। जांचकर्ता उस वाहन के बारे में भी कोई जानकारी तलाश रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट है 345HZE। नंबर 3, 30 वर्षीय ब्लेन कार्ल हेक्टर न्यू हैम्पशायर के मिलफोर्ड हिल्सबोरो काउंटी में रहते हैं। वह विवाहित है और उनके 2 बच्चे हैं। उनके भाई वेड हेक्टर न्यू हैम्पशायर नेशनल गार्ड में स्पेशलिस्ट थे और 1991 में सऊदी अरब में एक घातक ट्रक दुर्घटना का शिकार हुए थे। इस त्रासदी के बाद कहा जाता है कि ब्लेन अवसाद में आकर कॉलेज छोड़ गए। 24 दिसंबर 2001 को ब्लेन अपने पिता के घर पुरानी कार दिखाने गए जिसमें वे रुचि रखते थे, लेकिन योजना तब विफल हुई जब पुलिस ब्लेन के पिता के घर पहुंची। कथित रूप से ऑटो डीलरशिप ने कार चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन घटना के विवरण सामने नहीं आए हैं। पुलिस के आते ही ब्लेन भागकर पिता के घर के पीछे जंगल में चला गया। तब से कोई उसे देख या उससे संपर्क नहीं कर पाया। कई लोग मानते थे कि वह क्रिसमस पर परिवार के पास लौटेगा। उनके अनुसार उसका न आना असामान्य था। आने वाले दिनों में स्थानीय और राज्य पुलिस ने ब्लेन को खोजने के हर प्रयास किए। इसमें जमीनी खोज, हेलीकॉप्टर और K9 यूनिट्स शामिल थीं। उसके ठिकाने का और कोई सुराग नहीं मिला। 2004 में 3 साल बाद ब्लेन के पिता का निधन हुआ। उन्हें बेटे के हाल का पता नहीं चला। पुलिस अधिकारी उम्मीद में अंतिम संस्कार में शामिल हुए कि लापता व्यक्ति आ जाए। हैरानी है कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आया। उसके बैंक खाते या सोशल सिक्योरिटी नंबर में कोई गतिविधि नहीं है, जिससे परिवार को लगता है कि वो शायद किसी दूसरे देश में, संभवतः कनाडा में रह रहा है। ब्लेन के खिलाफ सुलिवन काउंटी में गिरफ्तारी का वारंट लंबित है। कारण स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों को नहीं पता कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा है या नहीं। उसकी पत्नी ने त्याग के कारण तलाक दे दिया। ब्लेन पैदल ही जंगल की ओर चला गया। उसके पास परिवहन साधन नहीं है। वह सवारी या सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करता है। लापता व्यक्ति को कोकेशियन पुरुष बताया गया है, जिसके बाल और आंखें भूरे हैं। उसकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। वजन 190 पाउंड था। पेट पर निशान और बाईं जांघ पर तिल है। उसे आखिरी बार काले ओवरकोट, हरी टोपी और बूट्स में देखा गया था। ब्लेन हेक्टर के ठिकाने के बारे में जानकारी कॉर्निश पुलिस विभाग को 603 543 0535 या न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस को 603 223 3856 पर दी जा सकती है। नंबर 2, 12 जुलाई 1977 को जन्मी ब्रैंडी निकोल विल्सन कोलफैक्स, इंडियाना की निवासी थी। 2002 में 24 साल की ब्रांडी अपने पति केनेथ विल्सन और 2 बेटों के साथ कोलफैक्स के ग्रामीण इलाके में रहती थी। वह फ्रैंकफर्ट, इंडियाना में डोनाल्डसन कंपनी में कर्मचारी थी और वहां अलग अलग शिफ्टों में काम करती थी। शादी से पहले केनेथ को एक बुजुर्ग पीड़ित की घातक डकैती के आरोप में 10 साल की जेल की सजा हुई थी। दोष स्वीकार समझौते के तहत उसे डकैती का दोषी ठहराया गया और हत्या के आरोप हटा दिए गए। 2002 में इस जोड़े में वैवाहिक समस्याएं शुरू हुईं और केनेथ पर शक तब हुआ जब उसकी पत्नी अचानक बिना चेतावनी गायब हो गई। 4 जून 2002 की सुबह केनेथ अपनी नौकरी की तीसरी शिफ्ट से घर लौटा। घर पहुंचते ही वह सो गया और दोपहर 2 बजे जागा। उसके अनुसार तब तक ब्रांडी जा चुकी थी, लेकिन दोनों की गाड़ियां घर के बाहर जस की तस खड़ी थी। वेस्ट सीआर 600 साउथ के निवासियों के लिए $420 नकद गायब थे, जिसे केनेथ ने महसूस किया कि वह उनकी आपातकालीन निधि का हिस्सा था। ब्रांडी का पर्स और शादी की अंगूठियां पीछे छूट गई थीं। उसे शाम 4 बजे डोनाल्डसन प्लांट जाना था, पर वह नहीं पहुंची। ब्रांडी के 4 सहकर्मी चिंतित होकर उसी दिन उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट कर दी। लापता महिला ने सहकर्मियों से कहा था कि उसकी शादी में दिक्कतें हैं और अगर कुछ हो जाए तो उसके पति जिम्मेदार हो सकते हैं। केनेथ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करने से पहले अगले दिन तक इंतजार किया।
उसने बताया कि उसने पहले ब्रैंडी के दोस्तों से संपर्क कर पता किया कि क्या किसी को उसकी जानकारी है। ब्रैंडी की मां पैम का मानना है कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकती। वह अपनी मर्जी से बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। उस वक्त दोनों बच्चे केनेथ के माता पिता के साथ थे जब दंपत्ति अपनी समस्याएं सुलझा रहे थे। गैर स्वैच्छिक गुमशुदगी की चिंता इसलिए बढ़ी क्योंकि लापता महिला बिना कपड़े या वाहन के गई थी, जिससे जांचकर्ता सोच में पड़ गए कि वह कैसे गई। किसी भी पड़ोसी ने उसे किसी के साथ कार में बैठे नहीं देखा और ना ही उसे इलाके में चलते हुए देखा गया। जांचकर्ताओं ने केनेथ, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की। पति ने जांच में मदद करने वाला कोई सुराग नहीं दिया और दोस्तों का मानना था कि वह खुद से कहीं नहीं जाती, लेकिन वे यह भी नहीं समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ। एक ने कहा कि उसने एक हफ्ते पहले ब्रैंडी के साथ दोपहर का खाना खाया था। तब ब्रैंडी घबराई और बेचैन दिख रही थी। शुरुआत में जांचकर्ताओं ने सोचा कि ब्रैंडी ने बस अपने पति को बताए बिना घर छोड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे सोचने लगे कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है। सप्ताहांत तक स्वयंसेवी फायर फाइटर्स ने क्लिंटन काउंटी शेरिफ डिप्यूटीज के साथ लापता महिला की तलाश में मदद की। कोलफैक्स के कई इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। थर्मल इमेजिंग उपकरणों से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इलाके की तलाश के लिए किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कैरोल और टिपेकानू काउंटियों के गोताखोरों ने कोलफैक्स के पास एक पानी के गड्ढे में कई घंटे बिताए, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों और परिवार ने लापता व्यक्ति के पोस्टर फ्रैंकफर्ट में बांटे ताकि कोई उसे पहचान सके। जांचकर्ताओं को कई लोगों से कई सुराग मिले जिन्हें लगा था कि उन्होंने ब्रैंडी को उसके लापता होने के बाद देखा है। हालांकि ये सुराग अस्पष्ट थे और उन पर आगे बढ़ना मुश्किल था। पैम ने टिप्पणी की कि उन्हें नहीं लगता कि केनेथ ब्रैंडी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन वह उसके विवादित अतीत को लेकर चिंतित थी और यह भी कि वह अतीत उनकी बेटी से जुड़े घटनाक्रमों में कैसे भूमिका निभा सकता है। केनेथ को इस मामले में न तो जांच के दायरे में व्यक्ति माना गया है और न ही संदिग्ध। ब्रैंडी विल्सन एक कोकेशियन महिला है जिनके बाल और आंखें भूरे रंग की हैं। वह 4 फीट 5 इंच लंबी है और उसका वजन लगभग 135 पाउंड है। उसके कान छिदे हैं और छाती के बाईं ओर फूल का टैटू है। उसके गर्दन के पीछे एक गोल निशान है और वो कभी कभी चश्मा पहनती है। ब्रैंडी का मायके का नाम टेमॉन था। आज वह 48 साल की होती। उसका मामला अभी भी अनसुलझा है। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने या गायब होने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्लिंटन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 765-654-5563 पर या क्लिंटन काउंटी टिपलाइन को 765-656 टिप्स पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 0206-02-826 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 1, जॉयस ली कैनेडी, जिनका जन्म 28 मार्च 1933 को हुआ था, सी सिटैक एयरपोर्ट सिएटल वॉशिंगटन में टिकट एजेंट के रूप में काम करती थीं। उनका कार्यस्थल 20 मार्च 1978 को हुई एक असामान्य गुमशुदगी की अनजानी पृष्ठभूमि बन जाएगा। उस दिन जॉयस उस सुबह बाद में अपनी शिफ्ट खत्म होने तक हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी। शिफ्ट खत्म होते ही वो काउंटर से चली गई और फिर वो कभी नहीं दिखी और ना ही उनकी कोई खबर मिली। जिस दिन वह गायब हुई, जॉयस की अपने पूर्व पति जॉन थॉमस ओकीफ II से मुलाकात होने वाली थी, जिन पर उनका पैसा बकाया था। उनका रिश्ता 2 साल पहले खत्म हो गया था और उस पर घरेलू हिंसा के आरोप लगे थे। जॉयस ने अपने भाई जैक स्पार्क्स से इस मुलाकात में साथ चलने के लिए कहा था ताकि उन्हें सहारा मिल सके, लेकिन हालात के चलते वो उनके साथ नहीं जा सके। इस कारण जॉयस को जॉन से अकेले मिलना पड़ा, जिससे परिवार और दोस्त चिंतित हुए। जॉयस के अगली शिफ्ट पर न पहुंचने और संपर्क न होने से चिंता घबराहट में बदल गई। एयरलाइन द्वारा अनुपस्थिति बताने पर अधिकारी शामिल हुए। उनकी गुमशुदगी की अनिश्चितता ने करीबियों को अनसुलझे सवालों में डाल दिया और समय के साथ अटकलें बढ़ती गई। जब 44 वर्षीय अपनी अगली शिफ्ट के लिए काम पर नहीं पहुंची तो पैन अमेरिकन एयरलाइन के अधिकारियों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी गुमशुदगी की सूचना स्थानीय पुलिस विभाग को दी। 2 दिन बाद उनके मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने उनकी गाड़ी बरामद कर ली। ये एयरपोर्ट के विजिटर सेक्शन के पार्किंग लॉट में छोड़ी हुई मिली थी। सारे दरवाजे खुले थे
पर्स और चाबियां आगे की सीट पर थीं। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, लेकिन जॉयस नहीं मिली। जिस दिन वो गायब हुई, उस दिन उनकी मुलाकात एक आदमी से होने वाली थी जिसका नाम जॉन थॉमस ओकीफ सेकंड था, जिसे ज्यादातर लोग जैक के नाम से जानते थे। जॉन जॉयस के पूर्व पति थे। उनकी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि जॉन को जॉयस का कर्ज चुकाना था। दोनों की शादी 4 साल तक रही थी, 1972 से 1976 तक। कथित रूप से उनके रिश्ते में घरेलू हिंसा थी। इसी उथल पुथल भरे अतीत के कारण जॉयस ने अपने भाई जैक स्पार्क्स को व्यवस्था में शामिल किया। नाइट शिफ्ट के बाद वो जॉयस के साथ जॉयस के पूर्व पति से मिलने जा रहे थे। स्पार्क्स अनुपलब्ध थे, इसलिए जॉयस को जॉन से अकेले मिलना पड़ा। परिवार के सदस्यों और दोस्तों का दृढ़ विश्वास था कि जॉन का इस गायब होने में हाथ था, लेकिन जांचकर्ताओं को इस घटना से उसे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। उसे कभी भी संदिग्ध या जांच के दायरे के व्यक्ति के रूप में नामित नहीं किया गया। संभव है जॉन ने कार विजिटर सेक्शन में इसलिए पार्क की ताकि लगे जॉयस अभी भी वहां से गई है। फिर भी अधिकारियों को कोई सबूत नहीं मिला कि जॉन वाहन में था या किसी ने उसे हटाया था। जॉयस केनेडी का स्थान और उनकी गुमशुदगी के हालात अब भी अज्ञात है। इस मामले में अनहोनी की आशंका है, लेकिन गुमशुदगी पर किसी पर आरोप नहीं है। जॉयस एक कोकेशियन महिला है जिनके लाल बाल और नीली आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 3 इंच और वजन करीब 135 पाउंड है। उन्हें आखिरी बार अपने कार्यस्थल पर देखा गया था जब उन्होंने टैन रंग की पैंट और लाल ब्लाउज, हीरे जड़े हुए सोने की अंगूठी पहनी थी जिस पर लव शब्द खुदा हुआ था। वह चश्मा पहनती है और शायद ओकीफ उपनाम भी इस्तेमाल करे। जॉयस केनेडी की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी पोर्ट ऑफ सिएटल पुलिस विभाग को 206-787-540 पर दी जा सकती है।